हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यानी कि यूपी टेट और आप लोगों का जो आपका सी टेट है ना, सी टेट और यूपी टेट उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड यू टेट उत्तराखंड का एंड सी टेट सेंटर वाला। तो इनके एग्जाम में जो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सब्जेक्ट में जो आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो इनमें से कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है? फटाफट आंसर दीजिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, लॉ ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति का नियम इन्होंने नहीं दिया था। थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिए गए 3 नियम थे वो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम है। तो ये 3 नियम तो इनके द्वारा दिए गए, लेकिन अभिवृत्ति का नियम इन्होंने नहीं दिया। थॉर्नडाइक के द्वारा 5 गौण नियम भी दिए गए, जैसे मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन आपका है सेकंड। कोहलर द्वारा तथा कुफ्का है ना, कुफ्का, कोहलर तथा कुफ्का के अनुसार सीखना क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए। कोहलर तथा कुफ्का के अनुसार सीखना होता है क्या? आंसर हो जाएगा सी, सूझ के द्वारा। ऑप्शन सी, कोहलर, कुफ्का तथा वर्दीमर के अनुसार सूझ द्वारा सीखा जाता है। सूझ का आशय अचानक किसी समस्या का हल निकालने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है थर्ड। सामाजिक निर्णयवाद के जनक कौन थे? सामाजिक निर्णयवाद के जनक आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर हो जाए इसका वाइगोत्स्की। ऑप्शंस बी, वाइगोत्स्की सामाजिक निर्माणवाद के जनक माने जाते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है और इनका मानना था कि बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो ज्ञान अर्जन करता है उसी से होता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से विकास की विशेषता नहीं है। तो देखिएगा, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं होती है, जबकि संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना विकास की विशेष अवस्थाएं होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है और सही आंसर हो जाएगा गाल्टन। कौन हो जाएगा? गाल्टन। यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति होती है इसका न्यूनतम स्तर लेवल, लोवेस्ट लेवल आपसे पूछा गया है और सही आंसर हो जाएगा नॉलेज। ऑप्शन बी। ठीक है ना। ये 3 देखो, अगर बात करें कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है, ब्लूम के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, जो बेंजामिन ब्लूम थे इनके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक उद्देश्यों का श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम सीखने के उद्देश्य को 3 क्षेत्र भावनात्मक, भावनात्मक और संवेदी डोमेन यानी कि क्रियात्मक में वर्गीकृत करता है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र मानसिक कौशल पर होता है, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्र में वृद्धि करता है और साइको मोटर ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल पर आधारित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो भाई, और जो नेक्स्ट और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, जो आपका संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है ना, इसमें सीखने की 6 श्रेणियां हैं। क्या है? 6 श्रेणियों को शामिल किया गया है जो कि बौद्धिक कौशल के विकास में क्या करती हैं? काम करती है। इसमें देखिएगा आप लोगों का कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है, अगर मैं 6 स्तरों की बात करूं तो सबसे पहले मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, बोध और आपका ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 7th। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण, द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? जब आप सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तब आपकी माइक्रो टीचिंग होती है 15 डेज की, है ना। तो इस अंतिम सोपान क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सी, पुनः प्रतिपुष्टि। क्या है? पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि होता है। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण शामिल होते हैं। कितने चरण शामिल होते हैं? 6 चरण शामिल
होते हैं। 6 चरण में पहला है पाठ योजना, लेसन प्लान, फिर दूसरा है शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है पुनः योजना, पांचवा है पुनः शिक्षण, छठा है पुनः प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर आपका अंतिम चरण आपको पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स, यानी कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। क्या आवश्यक है अपसारी चिंतन में? आंसर हो जाएगा बी, विचार प्रवाह। क्या हो जाएगा? विचार प्रवाह। अपसारी चिंतन पर आधारित है। चिंतन का मतलब होता है सामान्य सोच से अलग सोच पैदा कर किसी चीज के बारे में सोचना। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक आपसे पूछा गया है। ऑसबॉर्न, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, सही होगा। कौन हो जाएंगे? ऑसबॉर्न। मस्तिष्क उद्दीलन विधि में बालक के सम्मुख ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा जो बालक होता है ना, बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है और इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नए सब्जेक्ट, नई विषय को क्या करता है? प्रकट करता है। तो इस विधि में बालक के जो मस्तिष्क होता है उसको सक्रिय करने और समस्या समाधान के लिए उसे उकसाया जाता है और इस विधि में बालकों को पूर्ण क्या होती है? फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, सीरी मॉर्गन भी है और H.A. मुरे भी है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट सेकंड, यानी कि फर्स्ट और दूसरा दोनों ही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आयोजन। क्या होता है? आयोजन, प्रिपरेशन, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या के पक्ष और विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्र करने हो। जैसे एक चित्रकार को अपनी पेंटिंग बनाने से पहले किसी प्राकृतिक स्थान पर बैठकर रंग, आकार, रोशनी इत्यादि इनका ज्ञान पहले प्राप्त करना हो ना, तो यानी कि वो आयोजन, प्लानिंग इस एक तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बंधनों का अध्ययन करने के लिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सीखने के 3 प्रमुख इन्होंने नियम बताए थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा था प्रभाव का नियम। और इनके अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है इन्होंने कहा, और सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में संबंध होना आवश्यक है, ये कहना था थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि क्वेश्चन नंबर 13, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? सो वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारक हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्यक्तिगत कारक भी होते हैं, वातावरण संबंधी कारक भी होते हैं, सामाजिक कारक भी होते हैं। इसके अलावा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कारक होते हैं, सफलता या परिणाम का ज्ञान कारक होता है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था ऑप्शन सी, गार्डनर ने दिया था। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें अनेक योग्यताएं निहित होती हैं। किसी भी मानसिक कार्य में विभिन्न कारक मिलकर एक का साथ कार्य करते हैं। और गार्डनर के अनुसार बुद्धि के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विविधता के परिचायक हैं जो व्यक्तियों को समस्या समाधान करने में, वस्तुओं के सृजन में, सांस्कृतिक मूल्य युक्त विभिन्न क्षेत्रों के नए ज्ञान की खोज में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीयरमैन ने दिया है, तो स्पीयरमैन ने कल आपको बताया था कौन सा सिद्धांत दिया है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? द्विकारक, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट होता है और इसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। ठीक है,
तो द्विकारक सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत के इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए थे, सामान्य तत्व जी फैक्टर जिसे बोला है, विशिष्ट तत्व जिसे एस फैक्टर बोला। सामान्य तत्व के अकॉर्डिंग बुद्धि के सामान्य तत्व को सुविधा की दृष्टि से जी फैक्टर भी कहते हैं, और सामान्य तत्व व्यक्ति की समस्त क्रियाओं में क्या होता है, निहित होता है, यानी कि सभी में रहता है, और ये तत्व सभी में क्या होता है, जन्म से ही जन्मजात पाया जाता है। जो विशिष्ट तत्व होता है ना, इसे हम एस फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जिसमें विशेष बुद्धि या निपुणता की आवश्यकता पड़ती है, उसमें विशिष्ट तत्व सहायक होता है, और ये कारक जन्मजात न होकर अर्जित किया जाता है, किसी किसी में होता है। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, तो प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है, आपसे पूछेगा। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विद किलपैट्रिक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और जो ये प्रोजेक्ट विधि है ना, इसका प्रतिपादन किलपैट्रिक के द्वारा किया गया, जिसकी मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई। मूल अवधारणा किसने दिया, आपसे पूछेगा, जॉन डीवी। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक क्या होता है, मार्गदर्शक के रूप में। इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसमें पता करके सीखने पर बल दिया जाता है, और इस विधि में प्राप्त होने वाला ज्ञान स्थायी और स्पष्ट होता है। प्रोजेक्ट विधि से जो बालक होता है, बालक में तारक चिंतन, अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। और किलपैट्रिक ने कहा था कि योजना या प्रोजेक्ट एक ऐसा सौदेश्य कार्य होता है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से क्या करता है, संपन्न किया जाता है। आगे है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। इन लेसन प्लान व्हाट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। तो पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित होते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। किसी भी पाठ को स्टार्ट करने से पहले पूर्व पाठ को प्रस्तावित करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों से लगभग 5-6 प्रश्न पूछता है, जो उसके पूर्व ज्ञान को आंकने के लिए होते हैं। अतः पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न करके पाठ को क्या करता है, प्रस्तावित करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत वाक्य को चुनना, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ऑप्शन डी। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ये कथन गलत। मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया अभिव्यक्ति व्यवहार के द्वारा होती है, और मानव व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता है। छात्र किस प्रकार से सीखते हैं, सबसे पहले तो छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, मुक्त वातावरण में सीखते हैं। और क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। तो शिक्षा का अधिकार मैंने कहा था आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 45 में राज्य को निर्देश दिए गए हैं 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए अनिवार्य फ्री शिक्षा, 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। मौलिक अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी है। मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य आप लोगों का है कि पेरेंट्स का ये कर्तव्य होगा कि वो बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए, अनिवार्य। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, देखो 45 जो अनुच्छेद है वहां पे तो ऑलरेडी पहले से ही मूल संविधान में था, लेकिन 21A एंड 11वां मौलिक कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, फंक्शंस ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शंस यहाँ पर मूल्यांकन कार्य, इवैल्यूएशन, रेमेडियल और डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पर आपका मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर होते हैं ऑप्शंस डी। ऑप्शंस डी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। शिक्षण के कार्य में पाठ्य विषय वस्तु और जो कार्य होते हैं उनका विश्लेषण करना होता है। छात्रों को सीखने से रिलेटेड समस्याओं का निराकरण करने के लिए निदानात्मक कार्य करना होता है। छात्रों को सिखाए गए कार्यों का मूल्यांकन करना होता है। छात्रों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर समझना और उनका उपचारात्मक कार्य करना है। नेक्स्ट है, टीचिंग विल बी लीस्ट इफेक्टिव व्हेन, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, कब होगा प्रभावशाली कम, जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस।
सभी। जब ये चीज़ें होंगी तो कम प्रभावशाली होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि केवल रटने की प्रक्रिया पर बल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम पे जैसे मेरा यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड में क्या होता था 2013, 14, 15 के टाइम पे जब हमने हाई स्कूल एंड 12th इंटर करा था, तो रटने पे बल दिया जाता था। वहाँ पे किताबें खोली, वहाँ से बोल दिया कि हाँ भाई इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है, इसे रट लो। तो वो चीज़ें होती थी। ठीक है, अगर हमें इसे प्रभावशाली बनाना है तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव से छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को उसको शांत करना चाहिए। शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक स्वतंत्र वातावरण में संपन्न करना चाहिए। शिक्षक को अपने कार्य के साथ साथ छात्रों के कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए, जिससे जो शिक्षण जो होता है प्रभावशाली बनता है। और अलग अलग नए नए तरीक़ों से जो है बच्चे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे एक अलग तरीके से उसे समझाना चाहिए। क्योंकि हमें भी लगता है जब आज हम टीचिंग करते हैं, क्योंकि ये तो मैंने अभी बनाया है आपका टीचिंग वाला, क्योंकि मैं भी एक बीएड स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हम सभी ने फेस करनी है, तो मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए ये सारी चीज़ें और एक चैनल बनाना चाहिए। बाकी मेरा जीके, हिंदी वगैरह सारी चीज़ें चलती रहती है, मैं कोई पहली बार यहाँ पे नहीं आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो हमारा क्वेश्चन ये चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वॉज गिवन पे भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, किसने दिया था आपसे पूछा है। सो ध्यान दीजिएगा, भाषा रूपांतरण का जो सिद्धांत है जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो चॉम्स्की वहाँ पर आता है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, और चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक भी माना जाता है और इन्होंने कहा बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा। अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही क्या होती है, बच्चे में, छात्र में निहित होती है। भाषा अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक ही होती है। भाषा रूपांतरण का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच भाषिक संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं? सो देखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एंटोगोनिस्टिक, ऑप्शन बी। ठीक है, शारीरिक गठन के संबंध में एंटोगोनिस्टिक सही नहीं। एंटोगोनिस्टिक से मतलब है जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है। सेल्डन जो है ना, सेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। मेसोमॉर्फिक, आयताकार, ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। दूसरा था एक्टोमॉर्फिक, लंबकाय, ऐसे व्यक्ति दुबला पतला कमजोर शरीर वाला। तीसरा बताया था इन्होंने एंडोमॉर्फिक, गोलकाय बताया था, है ना, ऐसे व्यक्ति का शरीर गठन गोल मटोल और नरम होता है। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट सेमेस्टर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पढ़ते हैं। फर्स्ट आप क्योंकि सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर आपका जो फर्स्ट होता है उसमें आपका पूरा सब्जेक्ट होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। सेल्डन ने क्या कहा, इसने क्या कहा। तो क्योंकि उत्तराखंड का थोड़ा अलग होता है, यूपी का थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंजेस होती हैं। कहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है, कहीं सेकंड में कुछ चीज़ें होती हैं। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करिए। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो आवश्यकता, नीड, ड्राइव, अंतर्नोद, प्रोत्साहन और ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है साइको एनालिटिक थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? सो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो इनका नाम आता है सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर ए, क्या हो जाएगा ए। सिगमंड फ्राइड एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था इन्होंने। फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत जो गतिशील सिद्धांत है और इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संघर्षों और घटनाओं से निर्धारित होता है। अपने सिद्धांत में फ्राइड ने मानव मस्तिष्क की तुलना जो बर्फ से की थी। जैसे बर्फ को अगर पानी में डालते हैं तो उसका 90% क्या होता है, 90% भाग पानी में और 10% भाग क्या रहता है, बाहर रहता है। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था इन्होंने अर्धचेतन होती है, ये बताया था। ठीक है, फ्राइड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है और फ्राइड ने मानव मन की संरचना एवं व्यक्तित्व व्यवहार की क्रियाओं के निरूपण हेतु इदम, इड, अहम, ईगो, पराहम, सुपर ईगो की अवधारणा इन्होंने पेश की थी। तो यहाँ पर इनकी बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने अगर फ्राइड के व्यक्तित्व
व्यक्ति के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करती हूँ, इनके द्वारा जो दिया गया है। तो इन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पर कही, व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व की संरचना इसमें अकारात्मक मोड एंड गत्यात्मक। अकारात्मक मोड में आता है चेतन, अर्धचेतन और चेतन। गत्यात्मक मोड में ईड, ईगो, सुपर ईगो आता है, ठीक है। और व्यक्तित्व की गतिकी में मूल प्रवृत्ति एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। चिंता इसमें आता है वास्तविक चिंता, तंत्रिका चिंता, तापी चिंता और नैतिक चिंता। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए। और व्यक्तित्व के विकास में इसकी जो अवस्थाएं हैं वो आपकी 5 हैं, इन्होंने बताई। ऑरल स्टेज जन्म से लेकर के 1 वर्ष, एनल स्टेज 2 से 3 वर्ष, और उसके बाद फैलिक स्टेज 4 से 5 वर्ष, लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष, और जेनिटल स्टेज इन्होंने 12 के बाद की बताई है, ठीक है। तो ये कभी हम फुर्सत में से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 26। निम्नलिखित में से कौन स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं। स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत में अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री सिद्धांत आता है, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन सिद्धांत आता है, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी सिद्धांत आता है। आंसर हो जाएगा 26 का सी। क्या हो जाएगा? सी। त्रुटियों के माध्यम से सीखना इनका सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, जबकि त्रुटियों के माध्यम से सीखना स्किनर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं, ये सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है वो करके सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत यूजफुल है, उपयोगी। आगे है विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थी हुई तो कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन जो है वो सबसे उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? 28 सी, चरित्र निर्माण। ऑप्शन सी, चरित्र निर्माण संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, जबकि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये संज्ञानात्मक पक्ष से, कॉग्निटिव जो पक्ष है उससे रिलेटेड। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, जिसे अंग्रेजी भाषा में 3H कहा जाता है। 3H मीन्स हेड। हेड का ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, हार्ट भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, हैंड मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग? कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 में प्रत्यावर्ती स्तर शिक्षण का स्तर नहीं होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर ये सभी शिक्षण के लेवल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, साइकोसोशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय? विकास के इस मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, आपको पता है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो एरिक्सन ने किया था। एरिक्सन ने किया था और इन्होंने जो है अपने सिद्धांत को जो है क्या बताया, 8 भागों में, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने कहा कि जो ये 8 अवस्थाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक के बाद ये क्या आती है, एक के बाद एक आती रहती है क्रमशः। और इन्होंने पहली अवस्था जो बताई है वो है शैशवावस्था, जिसमें विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था रहती है। प्रारंभिक, दूसरी इनकी थी प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या शर्म की बात होती है। तीसरा यहाँ पर अवस्था है खेल अवस्था, पहल बनाम दोष यहाँ पर रहता है। चौथी अवस्था विद्यालय अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। 5वीं किशोर अवस्था अहम, पहचान बनाम हीनता का रहता है। फिर है आपकी तरुण वयस्कावस्था, जिसमें घनिष्ठता बनाम अकेलापन रहता है। फिर आपकी मध्यायिका अवस्था जननात्मकता बनाम स्थिरता ठहराव रहता है। परिपक्वता की स्थिति आ जाती है, अधीर जिसे बोला जाता है। अहम, इसमें जो है सत्य और निराशा, नैराश्य की जो भावना, जो आपका 8वीं अवस्था है वो इन्होंने दी थी। तो ये इनके द्वारा एरिक्सन ने ये अवस्था यहाँ पर दी थी, ठीक है। तो विकास के मानव सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। ये थे भाई आपके 30 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश
आपकी जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी टेट, उसमें पूछे गए 2021 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन थे। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जैसे ही ये यूपी टेट वाले कुछ आपके कंप्लीट होते हैं, वैसे ही फिर हम सी टेट वाले शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।